25.1 परिचय। ज्ञान समाज के विचार को 20वीं सदी के उत्तरार्ध में लोकप्रियता मिली। हालांकि इसे विभिन्न विद्वानों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। इस इकाई में हम इनमें से कुछ आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। हम प्रौद्योगिकी, मानव प्रगति, ज्ञान आयाम और ज्ञान समाजों में डिजिटल विभाजन पर सैद्धांतिक चर्चाओं का भी पता लगाएंगे। 25.2 ज्ञान समाज की आलोचनाएं। सभी समाज ज्ञान समाज हैं, इसलिए वर्तमान समाज को उभरता हुआ ज्ञान समाज कहने पर प्रश्न उठता है। ज्ञान समाज को परिभाषित करना अस्पष्ट बना हुआ है, जैसा कि ज्ञान और सूचना समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था जैसे शब्दों के विनिमय उपयोग में देखा जाता है। न केवल ज्ञान समाज को परिभाषित करने में, बल्कि इसके संबंध में ज्ञान की अवधारणा में भी अस्पष्टता मौजूद है। ज्ञान समाज को परिभाषित करने में अस्पष्टता के कारण इसे अनुभवजन्य रूप से मापना कठिन हो जाता है। ज्ञान समाज को मापने में कठिनाई से समाज के सभी पहलुओं में इसकी पैठ का आकलन करना कठिन हो जाता है। जबकि ज्ञान समाज की तुलना अक्सर आजीवन सीखने वाले समाज से की जाती है, आजीवन सीखने की पहल ज्ञान समाज की स्वतंत्र आवश्यकता के बजाय राज्य की आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया के रूप में अधिक हो सकती है। ज्ञान समाज के विकास का आकलन करते समय उच्च शिक्षा में वृद्धि पर विचार किया जाता है, लेकिन इस बात पर बहस होती है कि क्या उच्च शिक्षा एक समतावादी समाज सुनिश्चित करती है या सभी के लिए उच्च शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करती है। अध्ययनों से पता चलता है कि ज्ञान समाजों में समुदायों के भीतर और पार डिजिटल विभाजन बढ़ रहा है, जो पहले से मौजूद असमानताओं को मजबूत कर रहा है। प्रगतिशील परिवर्तनों की अपेक्षाओं के बावजूद सिस्टम क्रैश, डेस्किलिंग, अपर्याप्त अपस्किलिंग, अत्यधिक हार्डवेयर, निरंतर नवाचार, कार्यस्थल तनाव इत्यादि के उदाहरण ज्ञान विफलता या प्रणालीगत बर्बादी को उजागर करते हैं। इंटरनेट आधारित ज्ञान प्रसारण पर विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोण ज्ञान समाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। ज्ञान समाज की अनिवार्यताएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, आधुनिक राज्य, काम का भविष्य और कल्याण, विकल्पहीन लोगों पर थोपी गई लगती है। तकनीकी नियतिवाद का तर्क यह दिया जाता है कि लोगों से गंभीर रूप से सवाल पूछने और विकल्प तैयार करने की उनकी क्षमता छीन ली जाती है। अब आइए निम्नलिखित अनुभाग में ज्ञान समाजों में ज्ञान संचरण पर सैद्धांतिक चर्चाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। चिंतन और कार्य। 25.1 आप अपने व्यक्तिगत और सामूहिक सामाजिक अस्तित्व में ज्ञान समाज के विभिन्न तत्वों के प्रसार का अनुभव कर रहे होंगे। अपने नियमित अनुभव के आधार पर ज्ञान समाज की आलोचना लिखें। शीर्षक: ज्ञान समाज की आलोचना, एक इग्नू छात्र का प्रतिबिंब। परिचय। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं स्वयं को दैनिक आधार पर ज्ञान समाज की धाराओं में डूबा हुआ पाता हूँ। शब्द ज्ञान समाज सूचना, प्रौद्योगिकी और अंतर्संबंध के तेजी से प्रसार को समाहित करता है, जो हमारे समकालीन युग की विशेषता है। इस चिंतनशील आलोचना में मेरा उद्देश्य ज्ञान समाज के बहुमुखी पहलुओं की गहराई से जांच करना, इसकी शक्तियों, कमजोरियों और व्यक्तियों और समाज दोनों के लिए निहितार्थ की जांच करना है। ज्ञान समाज की सकारात्मकताएं। सबसे पहले उन असंख्य लाभों को स्वीकार करना आवश्यक है जो ज्ञान समाज ने मानवता को प्रदान किए हैं। सूचना के लोकतंत्रीकरण ने व्यक्तियों को ज्ञान तक अभूतपूर्व पहुंच के साथ सशक्त बनाया है। इंटरनेट जैसे प्लेटफॉर्म वर्चुअल लाइब्रेरी बन गए हैं, जहां कोई भी व्यक्ति खगोल भौतिकी से लेकर प्राणिशास्त्र तक विविध विषयों के बारे में जान सकता है। इस लोकतंत्रीकरण ने शिक्षा में बाधाओं को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे दुनिया भर में लोगों के लिए आजीवन सीखने के अवसर सक्षम हो गए हैं। इसके अलावा ज्ञान समाज ने विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और प्रगति को उत्प्रेरित किया है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में प्रगति ने जीवन स्तर में सुधार किया है
और मानव क्षमताओं को बढ़ाया है। नवीकरणीय ऊर्जा में प्रगति से लेकर जीन संपादन जैसी चिकित्सा संबंधी सफलताओं तक ज्ञान समाज ने खोज और सुधार की निरंतर खोज को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा ज्ञान समाज द्वारा बढ़ावा दिए गए अंतर्संबंध ने वैश्विक सहयोग और सहयोग को सुविधाजनक बनाया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्ति विभिन्न संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के अन्य लोगों से जुड़ सकते हैं, जिससे अंतरसांस्कृतिक समझ और एकजुटता को बढ़ावा मिलता है। इस अंतर्संबंध ने संकट के दौरान सूचना के तेजी से प्रसार की सुविधा भी प्रदान की है, जिससे प्राकृतिक आपदाओं, महामारी और मानवीय आपात स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया संभव हो सकी है। हालांकि इन लाभों के साथ साथ ज्ञान समाज चुनौतियों और आलोचनाओं का एक समूह भी प्रस्तुत करता है, जिनकी जांच की आवश्यकता होती है। ज्ञान समाज की नकारात्मकताएं और आलोचनाएं। ज्ञान समाज की प्राथमिक आलोचनाओं में से एक डिजिटल विभाजन के इर्द-गिर्द घूमती है। जबकि सूचना तक पहुंच में नाटकीय रूप से विस्तार हुआ है, प्रौद्योगिकी और इंटरनेट तक किसकी पहुंच है, इस मामले में महत्वपूर्ण असमानताएं बनी हुई हैं। दुनिया के कई हिस्सों में, विशेष रूप से ग्रामीण और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में, विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल उपकरणों तक पहुंच सीमित है। यह डिजिटल विभाजन मौजूदा असमानताओं को बढ़ाता है, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कायम रखता है और ज्ञान अर्थव्यवस्था में कुछ समूहों की पूर्ण भागीदारी में बाधा डालता है। इसके अलावा ज्ञान समाज में जानकारी की प्रचुरता ने सूचना अधिभार और गलत सूचना के बारे में चिंता पैदा कर दी है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रसार के साथ व्यक्तियों के पास बड़ी मात्रा में जानकारी भर गई है, जिनमें से अधिकांश असत्यापित या भ्रामक हैं। यह घटना न केवल सार्वजनिक चर्चा की गुणवत्ता को कमजोर करती है, बल्कि आलोचनात्मक सोच और मीडिया साक्षरता के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा करती है। ऐसे युग में जहां गलत सूचना तेजी से फैल सकती है और इसके वास्तविक दुनिया के परिणाम हो सकते हैं, सूचना के समुद्र में नेविगेट करने के लिए विवेक और संदेह की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त ज्ञान समाज में तकनीकी प्रगति की तीव्र गति ने गोपनीयता, निगरानी और व्यक्तिगत डेटा के वस्तुकरण के संबंध में नैतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने के साथ व्यक्ति तेजी से निगमों और सरकारों द्वारा निरंतर निगरानी और डेटा संग्रह के अधीन हो रहे हैं। गोपनीयता का यह क्षरण स्वायत्तता, सहमति और शक्तिशाली अभिनेताओं द्वारा शोषण की संभावना पर सवाल उठाता है। इसके अलावा ज्ञान समाज ने असमानता और सामाजिक विखंडन के नए रूपों को जन्म दिया है। जहां डिजिटल कनेक्टिविटी में लोगों को एक साथ लाने की क्षमता है, वहीं इसमें सामाजिक अलगाव और ध्रुवीकरण को बढ़ाने की भी क्षमता है। ऑनलाइन स्थानों में इको चैम्बर्स और फिल्टर बबल्स के उदय ने सार्वजनिक चर्चा के विखंडन में योगदान दिया है, क्योंकि व्यक्तियों को मुख्य रूप से ऐसी जानकारी मिलती है जो उनकी पहले से मौजूद मान्यताओं और प्राथमिकताओं से मेल खाती है। यह घटना न केवल लोकतांत्रिक विचार विमर्श को कमजोर करती है, बल्कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच आदिवासीवाद और अविश्वास को भी बढ़ावा देती है। निष्कर्ष में ज्ञान समाज एक जटिल और बहुआयामी घटना का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने सूचना तक पहुंचने, प्रसारित करने और बातचीत करने के हमारे तरीके को बदल दिया है। हालांकि यह महत्वपूर्ण प्रगति और अवसर लेकर आया है, यह चुनौतियों और आलोचनाओं का एक समूह भी प्रस्तुत करता है जो ध्यान देने की मांग करता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में मैं व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक संरचनाओं दोनों पर ज्ञान समाज के गहन प्रभाव से भलीभांति परिचित हूँ। आगे बढ़ते हुए इन चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान करना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि ज्ञान समाज के लाभ समान रूप से वितरित किए जाएं और सूचित नीतियों और प्रथाओं के माध्यम से इसके नुकसान को कम किया जाए। वेब के माध्यम से ज्ञान फैलाने पर चर्चा की समीक्षा।
ज्ञान पर आधारित समाज में ज्ञान और शक्ति के बारे में चर्चा में विभिन्न दृष्टिकोण सामने आते हैं। फौकॉल्ट 1977 ने दिखाया कि ज्ञान और शक्ति कैसे जुड़े हुए हैं, यह सुझाव देते हुए कि ज्ञान संचारित करने में शक्ति का प्रयोग शामिल है और इसके विपरीत इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान के प्रसारण से संबंधित 4 प्रवचन जो ज्ञान आधारित समाज में महत्वपूर्ण हैं, टेक्नोयूटोपियनवाद, टेक्नोसिनिसिज्म, टेक्नोजिलोट्री और टेक्नोस्ट्रक्चरलिज्म है। आइए इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से ज्ञान शक्ति की एकाग्रता या प्रसार पर ध्यान केंद्रित करते हुए इन सैद्धांतिक प्रवचनों के तर्कों की संक्षेप में जांच करें। टेक्नोयूटोपियनवाद। टेक्नोयूटोपियन आशावादी हैं। उनका मानना है कि वेब शिक्षा तक पहुंच बढ़ाता है, जिससे ज्ञान अधिक व्यापक रूप से फैलता है। उनका तर्क है कि यह ज्ञान तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देता है, संभावित रूप से आबादी के एक बड़े हिस्से को सशक्त बनाता है, क्योंकि ज्ञान आधारित समाज में ज्ञान अधिग्रहण महत्वपूर्ण है। इस प्रवचन में वे सुझाव देते हैं कि वेब पारंपरिक सेटिंग्स में पाई जाने वाली शिक्षा की बाधाओं को दूर करता है। 2. अंततः निष्पक्षता की ओर ले जाएगा। 3. वंचित आबादी तक पहुंचता है। 4. सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है। वी सीखने में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है और शिक्षा। 6. उच्च स्तर की बातचीत को बढ़ावा देती है। 7. स्थानीय लोकतंत्रों को पुनर्जीवित करती है। 8. शिक्षार्थी की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है और 9. सहयोगात्मक शिक्षा, टीम वर्क और सहयोग को बढ़ावा देती है। हालांकि तकनीकी यूटोपियन अक्सर स्थानीय मतभेदों पर विचार किए बिना आईसीटी बुनियादी ढांचे और पैठ पर एक वैश्विक दृष्टिकोण रखते हैं। वे इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से ज्ञान के व्यापक प्रसार की आशा करते हैं, इस तथ्य को नज़रअंदाज करते हुए कि कई लोग, विशेष रूप से विकासशील देशों में, आईसीटी बुनियादी ढांचे पर बुनियादी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, विकासशील एशिया में तकनीकी यूटोपियन आदर्शों के बावजूद केवल लगभग 9.8 मिलियन लोग ऑनलाइन हैं, जो जनसंख्या का मात्र 0.3% प्रतिनिधित्व करते हैं। एरिक्सन 1998। सूचना राजमार्ग का तकनीकी यूटोपियन विचार, जो प्रौद्योगिकी और संचार के माध्यम से प्रगति और मुक्ति की कल्पना करता है, आज दुनिया के कई हिस्सों में अप्रासंगिक लगता है। असमानता, अशिक्षा, गरीबी और खराब स्वास्थ्य जैसे सामाजिक मुद्दों के भीतर तकनीकी प्रगति को प्रासंगिक बनाने में विफलता के परिणामस्वरूप तकनीकी यूटोपियनों द्वारा अपेक्षित बदलाव के बजाय प्रतिमान खो गया हो सकता है। सिंघारॉय 2002। तकनीकी संदेहवाद। टेक्नोसिनिक्स ज्ञान फैलाने में इंटरनेट और वेब की भूमिका के प्रति आलोचनात्मक रुख अपनाते हैं। उन्हें संदेह है कि वेब सीखने और शिक्षा के लिए एक आदर्श उपकरण है, इसके बजाय उनका तर्क है कि इससे शक्ति मजबूत होगी। यथार्थवादी होने के कारण टेक्नोसिनिक्स कॉरपोरेट प्रभाव और शिक्षा के व्यावसायीकरण पर अविश्वास करते हैं, वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण की आड़ के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि वेब शिक्षा तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार नहीं करेगा। 2. समानता को बढ़ावा नहीं देगा। 3. विशेषाधिकार प्राप्त और वंचितों के बीच अंतर को बढ़ा देगा। 4. अमेरिकी सांस्कृतिक प्रभुत्व को बढ़ावा देगा। सुविधा प्रदान करेगा मुक्त व्यापार लागू करना, श्रम, स्वास्थ्य और पर्यावरण मानकों को कम करना। 6. वैश्विक निगमों को बाजारों की निगरानी और हेरफेर करने के लिए सशक्त बनाएगा, जिससे संभावित रूप से शोषणकारी उपनिवेशवाद बहाल होगा। प्रौद्योगिकी के बारे में आशावादी विचारों के आलोचक, जिन्हें टेक्नोसिनिक्स कहा जाता है, इस विचार से सहमत नहीं थे कि प्रौद्योगिकी स्वाभाविक रूप से अच्छी है। उनका मानना है कि मुद्दा यह है कि यह रिश्तों को कैसे प्रभावित करता है। उन्हें चिंता है कि बहुत अधिक ऑनलाइन जुड़े रहने से लोगों का अपनी मानवता से संपर्क टूट सकता है। इंटरनेट पर बातचीत से रिश्तों के मानवीय पहलू को भूलना आसान हो सकता है।
एक तकनीकी निंदक मंदर 1996 का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण एक बड़ी बात है जो औद्योगिक क्रांति के बाद से किसी भी चीज से कहीं अधिक बदल रही है। उनका तर्क है कि नई वैश्विक व्यवस्था जैसे मुक्त व्यापार और अविनियमन कंप्यूटर का उपयोग समुदायों की मदद के लिए नहीं, जैसा कि आशावादी कहते हैं, बल्कि पैसा कमाने के लिए करता है। उनका कहना है, कंप्यूटर अब तक की सबसे अधिक नियंत्रित करने वाली तकनीक हो सकती है, खासकर बिजली के मामले में। उन्हें यकीन है कि आज के वैश्विक निगम कंप्यूटर के बिना मौजूद नहीं हो सकते। कंप्यूटर अभूतपूर्व स्तर का नियंत्रण देकर वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं। अतीत में इस प्रकार के वैश्वीकरण को उपनिवेशीकरण कहा जाता था। टेक्नोसनिक्स और टेक्नो यूटोपियन अलग अलग विचार रखते हैं। तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि आभासी विश्वविद्यालय, जिनकी यूटोपियन ज्ञान फैलाने के लिए प्रशंसा करते हैं, वास्तव में डिप्लोमा मिल बन जाएंगे। उनका तर्क है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम शिक्षा का व्यावसायीकरण करेंगे, संकाय की स्वतंत्रता को नष्ट कर देंगे और घटिया आभासी विश्वविद्यालय बनाएंगे, संभवतः बिना किसी संकाय के। विवाद का एक अन्य मुद्दा वेब एक्सेस में नस्लीय असमानता है। 1996 से 97 में हॉफमैन और नोवाक द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 44.3% श्वेत अमेरिकियों और केवल 29% काले अमेरिकियों के पास घरेलू कंप्यूटर थे। $40,000 या उससे कम आय वाले परिवारों में सर्वेक्षण से एक सप्ताह पहले वेब का उपयोग करने की संभावना काले लोगों की तुलना में गोरे लोगों की 6 गुना अधिक थी। टेक्नो निंदक वेब द्वारा प्रचारित शिक्षा के रूढ़िवादी दृष्टिकोण की भी आलोचना करते हैं। उनका तर्क है कि शिक्षा केवल जानकारी स्थानांतरित करने से कहीं अधिक है और दिमाग को हार्ड ड्राइव की तरह व्यवहार करने के खतरे के प्रति आगाह करते हैं। दूसरी ओर, टेक्नोत्साही प्रौद्योगिकी को इसके उपयोग की परवाह किए बिना स्वाभाविक रूप से मूल्यवान मानते हैं। वे कॉरपोरेट हितों को बढ़ावा देने वाले सलाहकार या शिक्षाविद होते हैं। वे प्रौद्योगिकी के लाभों का प्रचार करने, सामाजिक असमानताओं को नजरअंदाज करने और प्रौद्योगिकी को लाभ कमाने के अवसर के रूप में देखने के लिए पावरपॉइंट प्रस्तुतियों का उपयोग करते हैं। टेक्नोत्साहियों का मानना है कि सामाजिक या आर्थिक असमानताओं की परवाह किए बिना वेब का उपयोग असीमित क्षमता वाली एक विशुद्ध तकनीकी प्रक्रिया है। वे प्रौद्योगिकी की वकालत उसके अपने हित और लाभ की संभावना के लिए करते हैं। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि ऐसे विचार ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविकताओं की अनदेखी करते हैं, जहां प्रौद्योगिकी दुर्लभ है। वे इस धारणा के प्रति आगाह करते हैं कि प्रौद्योगिकी सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां फोन लाइन जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तकनीकी संरचनावाद। तकनीकी संरचनावादी इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि प्रौद्योगिकी अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय करने के बजाय सामाजिक प्रणालियों में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है। वे वेब उपयोग के सामाजिक संदर्भ की जांच करते हुए पूछते हैं: वेब का उपयोग कौन करता है, क्या कार्रवाई की जाती है और क्यों? 2. वेब कितना वैश्विक है और क्या यह मुख्य रूप से अमेरिकी दृष्टिकोण व्यक्त करता है? 3. क्या वेब लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा? 4. क्या यह अभिजात वर्ग के हितों का समर्थन करता है या उन्हें चुनौती देता है? क्या यह एक आदर्श सूचना राजमार्ग को बढ़ावा देता है? 6. वेब आधारित शिक्षा में कौन सी शक्ति गतिशीलता मौजूद है? 7. वेब का उपयोग विभिन्न समूहों की सीखने की शैलियों के साथ कैसे संरेखित होता है? मुख्य फोकस इस बात पर है कि प्रौद्योगिकी को कैसे लागू किया जाए। जैसा कि गाल्टुंग 1979 ने कहा, प्रौद्योगिकी केवल उपकरण और कौशल नहीं है बल्कि इसमें अंतर्निहित सामाजिक संरचनाएं और विश्वास भी शामिल हैं। तकनीकी संरचनावादियों का तर्क है कि यद्यपि वेब संचार को सक्षम बनाता है,
केवल अधिक जानकारी होने से कार्रवाई की गारंटी नहीं होती है। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि कौन शामिल है और क्यों। वे यह भी जांचते हैं कि वेब का उपयोग कौन करता है। ज्ञान समाजों की सैद्धांतिक आलोचनाओं पर चर्चा करने के बाद आइए अनुभवजन्य आलोचना का पता लगाएं, जिसे डिजिटल ज्ञान विभाजन के रूप में जाना जाता है। चिंतन और क्रिया 25.2 टेक्नोयूटोपियन और टेक्नोस्ट्रक्चरलिस्ट के बीच आप क्या अंतर पा सकते हैं? शीर्षक: टेक्नोयूटोपियन और टेक्नोस्ट्रक्चरलिस्ट के बीच द्वंद्व की खोज। प्रौद्योगिकी और इसके सामाजिक निहितार्थों के क्षेत्र में दो विपरीत विचारधाराएं अक्सर उभरती हैं: तकनीकी यूटोपियनवाद और तकनीकी संरचनावाद। ये दृष्टिकोण अलग अलग लेंस प्रदान करते हैं, जिनके माध्यम से समाज, शासन और मानव प्रगति पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव को देखा जा सकता है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे चिंतन और कार्रवाई 25.2 का काम सौंपा गया है, इन विचारधाराओं में गहराई से उतरना, उनके मतभेदों, बारीकियों और निहितार्थों का विश्लेषण करना अनिवार्य है। यह अन्वेषण न केवल हमारी समझ को समृद्ध करता है, बल्कि हमें हमारे सामूहिक भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने के लिए भी सक्षम बनाता है। टेक्नोयूटोपियनिज्म को समझना। टेक्नोयूटोपियनवाद प्रचुरता, समानता और प्रगति से चिह्नित एक यूटोपियन समाज में प्रवेश करने के लिए प्रौद्योगिकी की क्षमता पर एक आशावादी दृष्टिकोण का प्रतीक है। इस विचारधारा के समर्थक अक्सर गरीबी और बीमारी से लेकर पर्यावरणीय गिरावट तक मानवता की सबसे गंभीर चुनौतियों को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते हैं। टेक्नोयूटोपियनवाद के मूल में तकनीकी प्रगति की अंतर्निहित अच्छाई में एक उत्कट विश्वास निहित है। इस विश्व दृष्टिकोण की विशेषता सामाजिक बुराइयों के लिए रामबाण औषधि के रूप में नवप्रवर्तन में विश्वास है। समर्थक एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां न केवल मानव पीड़ा को कम करेंगी, बल्कि मानव स्थिति की सीमाओं को भी पार कर जाएंगी। टेक्नोयूटोपियन अक्सर औद्योगिक क्रांति जैसी ऐतिहासिक तकनीकी क्रांतियों से प्रेरणा लेते हैं, जिसने जीवन स्तर में नाटकीय रूप से सुधार किया और अभूतपूर्व प्रगति के युग की शुरुआत की। उनका तर्क है कि उभरती प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित समान प्रतिमान बदलाव एक अधिक न्यायसंगत और टिकाऊ दुनिया बनाने का वादा करते हैं। इसके अलावा टेक्नोयूटोपियनवाद अक्सर एक उदारवादी लोकाचार से जुड़ा होता है, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता और पारंपरिक संस्थागत बाधाओं से मुक्ति पर जोर देता है। इस विचारधारा के समर्थक एक विकेंद्रीकृत और लोकतांत्रिक भविष्य की कल्पना करते हैं, जहां प्रौद्योगिकी व्यक्तियों को शासन की दमनकारी प्रणालियों से मुक्त होकर अपनी नियति निर्धारित करने का अधिकार देती है। टेक्नोस्ट्रक्चरलिज्म की खोज। टेक्नोयूटोपियनवाद के बिल्कुल विपरीत, टेक्नोस्ट्रक्चरलिज्म प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव पर अधिक सूक्ष्म और सतर्क दृष्टिकोण प्रदान करता है। टेक्नोस्ट्रक्चरलिस्ट प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी क्षमता को स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके अनपेक्षित परिणामों और शक्ति गतिशीलता से सावधान रहते हैं। तकनीकी संरचनावाद के केंद्र में यह मान्यता है कि प्रौद्योगिकी स्वाभाविक रूप से तटस्थ नहीं है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताकतों द्वारा आकार लेती है। टेक्नोस्ट्रक्चरलिस्ट तकनीकी विकास और तैनाती को रेखांकित करने वाली संरचनात्मक असमानताओं और शक्ति असंतुलन का विश्लेषण करने के महत्व पर जोर देते हैं। टेक्नोयूटोपियन के विपरीत, जो प्रौद्योगिकी को रामबाण के रूप में देखते हैं, टेक्नोस्ट्रक्चरलिस्ट मौजूदा असमानताओं को बढ़ाने और असमानता के नए रूप बनाने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डालते हैं। उनका तर्क है कि जिस सामाजिक संदर्भ में प्रौद्योगिकी संचालित होती है, उस पर सावधानीपूर्वक विचार किए बिना यह प्रमुख शक्ति संरचनाओं को मजबूत कर सकती है और पहले से ही कमजोर समुदायों को हाशिए पर धकेल सकती है। इसके अलावा
टेक्नोस्ट्रक्चरलिस्ट टेक्नोयूटोपियंस द्वारा समर्थित तकनीकी प्रगति के नियतात्मक दृष्टिकोण की आलोचना करते हैं और तकनीकी भविष्य को आकार देने में लोकतांत्रिक निरीक्षण और जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। वे प्रौद्योगिकी प्रशासन के लिए अधिक सहभागी दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विविध हितधारकों को शामिल किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तकनीकी विकास संकीर्ण कॉरपोरेट हितों के बजाय जनता की भलाई के लिए काम करता है। शासन और विनियमन पर भिन्न भिन्न परिप्रेक्ष्य। एक प्रमुख क्षेत्र जहां टेक्नोयूटोपियन और टेक्नोस्ट्रक्चरिस्ट अलग अलग हैं, वह शासन और विनियमन पर उनके विचार हैं। टेक्नोयूटोपियन अक्सर न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि नवाचार हस्तक्षेप नीतियों और बाजार संचालित प्रतिस्पर्धा वाले वातावरण में पनपता है। इसके विपरीत तकनीकी संरचनावादी तकनीकी विकास की नकारात्मक बाध्यताओं को कम करने के लिए सक्रिय विनियमन के महत्व पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि मजबूत नियामक ढांचे के बिना समाज के व्यापक हितों की सेवा करने के बजाय प्रौद्योगिकी को शक्तिशाली हितों द्वारा अपने लाभ के लिए अपनाए जाने का जोखिम है। इसके अलावा टेक्नोस्ट्रक्चरलिस्ट तकनीकी शासन को आकार देने में समावेशी और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। वे डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, गोपनीयता की रक्षा करने और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के उपायों की वकालत करते हुए कुछ तकनीकी दिग्गजों के हाथों में सत्ता की एकाग्रता के खिलाफ चेतावनी देते हैं। सामाजिक विकास के लिए निहितार्थ। टेक्नोयूटोपियन और टेक्नोस्ट्रक्चरलिस्ट के अलग अलग दृष्टिकोण का सामाजिक विकास और मानव क्षमता की प्राप्ति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। टेक्नोयूटोपियन असीमित नवाचार और प्रचुरता वाले भविष्य की दृष्टि पेश करते हैं, जहां प्रौद्योगिकी मानव उत्कर्ष के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि यह दृष्टि समाज में व्याप्त संरचनात्मक असमानताओं और शक्ति असंतुलन को नजरअंदाज करती है, जिससे तकनीकी रूप से उन्नत दुनिया में मौजूदा अन्याय के कायम रहने का खतरा है। वे चेतावनी देते हैं कि इन अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित किए बिना तकनीकी यूटोपियनवाद का वादा आबादी के विशाल हिस्से के लिए मायावी रह सकता है। दूसरी ओर तकनीकी संरचनावाद तकनीकी विकास में निहित चुनौतियों और व्यापार बंधों का अधिक गंभीर मूल्यांकन प्रदान करता है। समानता, न्याय और जवाबदेही के मुद्दों को केंद्रित करके तकनीकी संरचनावादी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि प्रौद्योगिकी का उपयोग सामाजिक विभाजन को बढ़ाने के बजाय सामूहिक भलाई के लिए किया जाए। निष्कर्ष। एक संश्लेषण की ओर। निष्कर्ष में टेक्नोयूटोपियन और टेक्नोस्ट्रक्चरलिस्ट के बीच मतभेद हमारे सामूहिक भविष्य को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका की जटिलता को उजागर करते हैं। जबकि टेक्नोयूटोपियन असीमित क्षमता और प्रगति की दृष्टि पेश करते हैं, टेक्नोस्ट्रक्चरलिस्ट अनियंत्रित तकनीकी प्रगति के नुकसान के प्रति आगाह करते हैं। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे चिंतन और कार्रवाई का काम सौंपा गया है, इन विरोधाभासी दृष्टिकोणों के साथ गंभीर रूप से जुड़ना और एक ऐसे संश्लेषण की तलाश करना आवश्यक है जो प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति और नैतिक, न्यायसंगत और समावेशी शासन की आवश्यकता दोनों को स्वीकार करता है। तकनीकी विकास को रेखांकित करने वाली धारणाओं और शक्ति की गतिशीलता पर पूछताछ करके हम एक ऐसे भविष्य की ओर प्रयास कर सकते हैं जहां प्रौद्योगिकी वास्तव में आम लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। 25.4 डिजिटल ज्ञान में अंतर। पिछले भाग में हमने सीखा कि कैसे सूचनाओं के आसान आदान प्रदान से ज्ञान में भारी वृद्धि हुई है और डिजिटल युग में इसके कई नए उपयोग हुए हैं। हमने यह भी देखा कि जानकारी, उसकी उपलब्धता, प्रसार और नियंत्रण मानव प्रगति में इस बड़े बदलाव के केंद्र में है। यह परिवर्तन आज अर्थव्यवस्थाओं और समाजों के काम करने के तरीके को बदल रहा है। लेकिन सूचना और तकनीक में हो रहे इन बदलावों से दुनिया में कई लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। भले ही डिजिटल युग और ज्ञान आधारित समाज में
बदलाव से विकासशील और परिवर्तनशील देशों को मदद मिल सकती है, लेकिन यह राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच डिजिटल उपकरणों और सूचनाओं तक पहुंच में बढ़ते अंतर का जोखिम भी लाता है। डिजिटल या ज्ञान विभाजन उन लोगों के बीच अंतर को संदर्भित करता है जिनके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है, और इन समूहों के बीच जानकारी साझा करने की कमी है। विकासशील देशों और संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं को इस अंतर का सबसे बड़ा हिस्सा सामना करना पड़ता है। जबकि दुनिया भर में अधिक लोगों को इंटरनेट तक पहुंच मिल रही है, इंटरनेट तक पहुंच वाले और बिना इंटरनेट पहुंच वाले लोगों के बीच का अंतर व्यापक होता जा रहा है। यह डिजिटल विभाजन उन लोगों के बीच ज्ञान में अंतर पैदा कर रहा है जिनके पास बहुत सारी जानकारी है और जिनके पास नहीं है, जिससे एक नई तरह की निरक्षरता पैदा हो सकती है। यह अंतर आर्थिक विकास और धन के उचित वितरण को सीमित करता है, क्योंकि यह कुछ लोगों को नई प्रौद्योगिकियों से लाभ उठाने से रोकता है। आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जैसी तकनीक लोगों और समुदायों के नेटवर्क बनाने में मदद करती है, जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञान साझा करने के लिए वास्तव में शक्तिशाली हो सकती है। व्यापारी और व्यवसाय के मालिक स्थानीय और वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। साथ ही आईसीटी बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं प्रदान करना आसान बना सकता है, क्योंकि लोग अपने समुदायों से उन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से लोगों के पास इन तकनीकों तक पहुंच नहीं है, इसलिए वे इन लाभों से वंचित रह जाते हैं, जिससे उनके और दूसरों के बीच विभाजन पैदा हो जाता है। संचार और ज्ञान साझा करने की हमारी क्षमता दुनिया को सभी के लिए अधिक शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने की क्षमता रखती है। लेकिन अधिकांश लोगों को इससे तब तक लाभ नहीं होगा जब तक वे नए ज्ञान आधारित समाज में पूरी तरह से भाग नहीं ले लेते। ऐसे समाज में जहां ज्ञान महत्वपूर्ण है, हर किसी को इस तक आसानी से पहुंचने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लोग और विकलांग लोग भी शामिल हैं। हमें उन समूहों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जो अक्सर छूट जाते हैं, जैसे वे जो बेरोजगार, गरीब या हाशिए पर हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग, स्वदेशी लोग और विशेष आवश्यकता वाले लोग। एक निष्पक्ष वैश्विक समाज बनाने के लिए जहां सभी को समान अवसर प्राप्त हों, हमें समानता, न्याय, लोकतंत्र, एकजुटता, सहिष्णुता, गरिमा, आर्थिक प्रगति, पर्यावरण संरक्षण और मतभेदों का सम्मान जैसे मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अगले अनुभागों में हम कौशल, बुनियादी ढांचे, रोजगार और ज्ञान कैसे साझा किया जाता है के संदर्भ में डिजिटल ज्ञान में अंतर को करीब से देखेंगे। डिजिटल विभाजन अमीर और गरीब देशों के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर रहा है। अधिकांश लोगों को इस तकनीकी क्रांति से तब तक लाभ नहीं होगा जब तक कि वे नए ज्ञान आधारित समाज में पूरी तरह से भाग नहीं ले लेते। देशों के अंदर जब तकनीक की बात आती है तो अमीर और गरीब के बीच अंतर होता है, साथ ही भाषा और संस्कृति में भी अंतर होता है। अमीर लोग डिजिटल रूप से अधिक सशक्त हैं, जबकि गरीब लोग पीछे रह गए हैं। यह विभाजन अमीर और गरीब देशों के बीच प्रौद्योगिकी तक पहुंच को भी प्रभावित करता है। उन लोगों के मूल्यों के बीच भी अंतर है जो प्रौद्योगिकी का बहुत अधिक उपयोग करते हैं और जो पारंपरिक तरीकों से चिपके रहते हैं। आय और जीवन स्तर में अंतर पूरे समाज या लोगों के समूहों को उपेक्षित महसूस करा सकता है। देशों के भीतर कुछ समूह, जैसे कम आय वाले परिवार, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, महिलाएं, अल्पसंख्यक और बुजुर्ग लोग, अक्सर तकनीकी परिवर्तनों के कारण और भी पीछे रह जाते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में केवल 4% सबसे गरीब परिवारों के पास इंटरनेट की पहुंच है, जबकि सबसे अमीर परिवारों में यह 43% है। और ये अंतर बड़ा होता जा रहा है। अमेरिका में
अफ्रीकी अमेरिकी परिवारों के श्वेत परिवारों की तुलना में जुड़े होने की संभावना केवल आधी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 2001 की एक रिपोर्ट में अमीर देशों सहित दुनिया के कई हिस्सों में डिजिटल लिंग अंतर दिखाया गया है। हालांकि ताइवान और कोरिया जैसी कुछ जगहों पर पुरुष और महिला इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग बराबर है, फिर भी अधिकांश जगहों पर चीजों को संतुलित करने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। विश्वव्यापी पैमाने पर यह अमीर और गरीब देशों को इस आधार पर अलग करता है कि वे ज्ञान का कितनी अच्छी तरह उपयोग, समायोजन, निर्माण और प्रसार करते हैं। कोरिया में इंटरनेट वाले घरों की संख्या 2000 में दोगुनी होकर 30 लाख तक पहुंच गई, जबकि जापान में केवल 450,000 कनेक्टेड घर थे। अमीर और कम अमीर देशों के बीच प्रौद्योगिकी में अंतर प्रति 1000 लोगों पर व्यक्तिगत कंप्यूटरों की संख्या से स्पष्ट है। बुर्किना फासो में 1 से कम, जबकि दक्षिण अफ्रीका में 27, चिली में 38, सिंगापुर में 172 और स्विट्जरलैंड में 348 है। उपसहारा अफ्रीका में प्रत्येक 5000 लोगों पर एक इंटरनेट उपयोग करता है। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में प्रत्येक 6 लोगों पर इसका एक उपयोग करता है, अंतर्राष्ट्रीय संचार संघ के अनुसार। विकासशील देशों में डिजिटल विभाजन अधिक उन्नत तकनीक वाले लोगों को कम उन्नत तकनीक वाले देशों से अलग करता है, जबकि कुछ अफ्रीकी देशों में अभी भी इंटरनेट होस्ट की कमी है। सिंगापुर में 98% घर ऑनलाइन हैं। क्षेत्रों के भीतर कुछ देशों में दूसरों की तुलना में बेहतर सूचना और संचार प्रणालियां हैं। उपसहारा अफ्रीका में प्रति 1000 लोगों पर इंटरनेट होस्ट की संख्या बुर्किना फासो में 0.01 से लेकर दक्षिण अफ्रीका में 3.82 तक है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के अनुसार। देशों के भीतर ICT तक पहुंच में असमानताओं पर अधिकांश रिपोर्टें जाति, आय, आप कहाँ रहते हैं, शिक्षा, आयु, लिंग और विकलांगता जैसे कारकों पर विचार करती हैं। इस अंतर के बावजूद कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो देश तकनीकी बदलावों के साथ तालमेल नहीं बिठाएंगे, वे पीछे रह जाएंगे, जिससे देशों के भीतर और उनके बीच डिजिटल विभाजन और भी अधिक बढ़ जाएगा। चिंतन और क्रिया 25.3 डिजिटल डिवाइड से आप क्या समझते हैं? हमारे देश में मौजूद डिजिटल विभाजन के आयामों की जांच करें। शीर्षक: खाई पाटना, भारत के डिजिटल विभाजन को समझना और संबोधित करना। परिचय: तकनीकी प्रगति के प्रभुत्व वाले युग में डिजिटल विभाजन एक स्पष्ट बाधा के रूप में खड़ा है, जो समाजों को डिजिटल संसाधनों तक पहुंच वाले और बिना डिजिटल संसाधनों तक पहुंच वाले समाजों में विभाजित करता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण और आबादी वाले देश के लिए यह खाई बहुआयामी आयाम लेती है, जो मौजूदा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाती है। इस प्रतिबिंब में हम डिजिटल विभाजन की अवधारणा, भारत में इसकी अभिव्यक्तियों पर गहराई से विचार करते हैं और इस अंतर को पाटने के लिए रणनीतियों का प्रस्ताव करते हैं। डिजिटल डिवाइड को समझना। डिजिटल विभाजन उन व्यक्तियों या समुदायों के बीच अंतर को कम कर देता है जिनके पास आधुनिक सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ICT तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है। इसमें हार्डवेयर या इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुंच से परे विभिन्न आयाम शामिल हैं, जिनमें कौशल, सामर्थ्य और डिजिटल प्रौद्योगिकियों की प्रासंगिकता शामिल है। भारत में डिजिटल विभाजन सामाजिक-आर्थिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक कारकों से आकार लेने वाली एक जटिल घटना है। इस असमानता के आयाम विभिन्न स्तरों पर प्रकट होते हैं। एक्सेस डिवाइड। इसके मूल में भारत में डिजिटल विभाजन बुनियादी डिजिटल बुनियादी ढांचे तक असमान पहुंच से शुरू होता है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की भारी कमी है। जहां शहरी केंद्र अपेक्षाकृत बेहतर इंटरनेट पहुंच और ICT सुविधाओं तक पहुंच का आनंद लेते हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्र अपर्याप्त नेटवर्क कवरेज और बुनियादी ढांचे से जूझते हैं।
राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का लक्ष्य इस अंतर को पाटना है, लेकिन ढांचागत सीमाओं और अंतमील कनेक्टिविटी मुद्दों के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं। सामर्थ्य विभाजन। यहाँ तक कि जहाँ बुनियादी ढांचा मौजूद है, वहाँ सामर्थ्य एक महत्वपूर्ण बाधा बन जाती है। स्मार्टफोन या कंप्यूटर जैसे उपकरणों को प्राप्त करने से जुड़ी उच्च लागत, साथ ही इंटरनेट सदस्यता के आवर्ती खर्च, डिजिटल संसाधनों को कई भारतीयों, विशेष रूप से कम आय पृष्ठभूमि वाले लोगों की पहुंच से दूर कर देते हैं। सामर्थ्य की यह खाई असमानताओं को कायम रखती है, जिससे शैक्षिक, आर्थिक और स्वास्थ्य देखभाल के अवसरों तक पहुंच में बाधा आती है। कौशल विभाजन। केवल पहुंच ही पर्याप्त नहीं है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए व्यक्तियों के पास आवश्यक कौशल होना चाहिए। भारत में कौशल का अंतर काफी है। आबादी के एक बड़े हिस्से में डिजिटल साक्षरता का अभाव है। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नेविगेट करने, ई सेवाओं तक पहुंचने या व्यक्तिगत या व्यावसायिक विकास के लिए डिजिटल टूल का उपयोग करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है। इस कौशल विभाजन को पाटने के लिए विविध जनसांख्यिकीय समूहों के अनुरूप व्यापक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों की आवश्यकता है। लिंग विभाजन। लिंग के कारण भारत में डिजिटल विभाजन बढ़ गया है। महिलाओं को पहुंच, सामर्थ्य और कौशल अधिग्रहण में असंगत रूप से वंचित रखा गया है। गहरी जड़ें जमा चुके सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड अक्सर महिलाओं की डिजिटल उपकरणों या इंटरनेट तक पहुंच को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे उन्हें डिजिटल क्षेत्र में परिधीय भूमिकाओं तक सीमित कर दिया जाता है। डिजिटल विभाजन के लैंगिक आयाम को संबोधित करने के लिए डिजिटल साक्षरता पहल के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने और समावेशी डिजिटल स्थानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ग्रामीण शहरी विभाजन। शहरी ग्रामीण असमानता भारत के डिजिटल परिदृश्य की एक प्रमुख विशेषता है। बेहतर बुनियादी ढांचे और संसाधनों से उत्साहित शहरी क्षेत्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से डिजिटल अपनाने और एकीकरण का अनुभव कर रहे हैं। इसके विपरीत, ग्रामीण आबादी को अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, सीमित शैक्षिक अवसरों और भाषाई विविधता सहित दुर्जेय बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे ग्रामीण शहरी डिजिटल अंतर और अधिक बढ़ जाता है। सामग्री विभाजन। केवल डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंच ही समावेशिता की गारंटी नहीं देती। डिजिटल सामग्री की प्रासंगिकता और गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा संबंधी बाधाएं, विशेष रूप से भारत जैसे बहुभाषी और विविध देशों में गैर अंग्रेजी बोलने वालों के लिए प्रासंगिक सामग्री तक पहुंच में बाधा बनती है। इसके अलावा डिजिटल सामग्री परिदृश्य अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय संस्कृतियों की उपेक्षा करता है, जिससे बहिष्करण की गतिशीलता तेज हो जाती है और सामग्री की खाई चौड़ी हो जाती है। भारत में डिजिटल विभाजन के आयामों की जांच। भारत का डिजिटल विभाजन एक बहुआयामी घटना है जिसका सामाजिक-आर्थिक विकास, शैक्षिक समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक आयाम की जांच से इस असमानता की जटिलताओं में अंतर्दृष्टि मिलती है। भौगोलिक विषमताएं। भारत का विशाल भौगोलिक विस्तार डिजिटल विभाजन को पाटने में कठिन चुनौतियां पेश करता है। जबकि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरी केंद्र मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे और उच्च इंटरनेट प्रवेश दर का दावा करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र, विशेष रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में तीव्र कनेक्टिविटी चुनौतियों का सामना करते हैं। डिजिटल इंडिया पहल भारतनेट जैसी पहल के माध्यम से इन कमियों को दूर करने का प्रयास करती है, जिसका लक्ष्य 250,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। हालांकि कार्यान्वयन में बाधाएं और बुनियादी ढांचे की बाधाएं प्रगति में बाधा डालती हैं, जिससे भौगोलिक असमानताएं बनी रहती हैं। सामाजिक-आर्थिक असमानताएं। सामाजिक-आर्थिक स्थिति भारत में
डिजिटल समावेशन के प्रमुख निर्धारक के रूप में उभरती है। संपन्न शहरी निवासी डिजिटल उपकरणों, हाई स्पीड इंटरनेट और डिजिटल साक्षरता संसाधनों तक अधिक पहुंच का आनंद लेते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक गतिशीलता के अवसर मिलते हैं। इसके विपरीत, ग्रामीण आबादी, आदिवासी समूहों और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों तक पहुंचने और उनका उपयोग करने में प्रणालीगत बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक आर्थिक दोष रेखाएं मौजूदा असमानताओं को बढ़ाती हैं, गरीबी और बहिष्कार के चक्र को कायम रखती हैं। शैक्षिक विभाजन। डिजिटल समावेशन और सशक्तिकरण को आकार देने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि डिजिटल खाई शैक्षिक असमानताओं के साथ जुड़ती है, जिससे हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए खाई चौड़ी हो जाती है। जबकि विशिष्ट संस्थान और शहरी स्कूल अपनी शैक्षणिक प्रथाओं में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करते हैं, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के स्कूल बुनियादी ढांचे की सीमाओं, अपर्याप्त संसाधनों और शिक्षक प्रशिक्षण की कमियों से जूझते हैं। डिजिटल शिक्षा की अनुपस्थिति शैक्षिक असमानताओं को बढ़ाती है, जिससे छात्रों की डिजिटल रूप से संचालित भविष्य की तैयारी में बाधा आती है। व्यावसायिक असमानताएं। डिजिटल क्रांति ने काम की प्रकृति को बदल दिया है, मौजूदा व्यावसायिक विभाजन को बढ़ाते हुए नए अवसर पैदा किए हैं। जबकि आईटी, वित्त और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों के पेशेवरों को डिजिटलीकरण का लाभ मिलता है, अनौपचारिक श्रमिकों, कृषि मजदूरों और सूक्ष्म उद्यमियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म और टूल तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कमजोर व्यावसायिक समूहों का डिजिटल बहिष्कार आर्थिक हाशिए पर बना रहता है और समावेशी विकास को रोकता है। स्वास्थ्य देखभाल असमानताएं। डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण है, खासकर भारत जैसे आबादी वाले और भौगोलिक रूप से विविध देश में। जबकि टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य देखभाल पहुंच का विस्तार करने का वादा करता है, डिजिटल बुनियादी ढांचे, साक्षरता और सामर्थ्य में असमानताएं इसकी पहुंच को बाधित करती हैं। विशेष रूप से ग्रामीण आबादी को खराब कनेक्टिविटी, भाषा बाधाओं और सीमित जागरूकता के कारण टेलीमेडिसिन सेवाओं तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताओं को दूर करने के लिए समग्र रणनीतियों की आवश्यकता है, जो पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा वितरण तंत्र के साथ डिजिटल समाधानों को एकीकृत करें, जिससे सभी के लिए समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। राजनीतिक भागीदारी विभाजन। डिजिटल प्रौद्योगिकियों में लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक सहभागिता को बढ़ाने की क्षमता है। हालांकि डिजिटल पहुंच और साक्षरता में असमानताएं राजनीतिक प्रक्रियाओं की समावेशिता को कमजोर करती हैं। जबकि शहरी शिक्षित आबादी राजनीतिक लामबंदी और वकालत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों का लाभ उठाती है, ग्रामीण और आदिवासी आबादी सहित हाशिए पर रहने वाले समुदायों को जानकारी तक पहुंचने, राजनीतिक चर्चा में शामिल होने और अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक भागीदारी के विभाजन को पाटने के लिए डिजिटल स्थानों का लोकतंत्रीकरण करना, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना और डिजिटल क्षेत्र में हाशिए पर पड़ी आवाजों को बढ़ाना शामिल है। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए प्रस्तावित रणनीतियां। भारत के डिजिटल विभाजन को संबोधित करने के लिए कई मोर्चों पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है, जिसमें नीतिगत हस्तक्षेप, सामुदायिक जुड़ाव और तकनीकी नवाचार शामिल हैं। निम्नलिखित रणनीतियां इस खाई को पाटने और डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत करती हैं। बुनियादी ढांचे का विकास। भारतनेट जैसी पहलों के माध्यम से विशेष रूप से वंचित ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे के विस्तार को प्राथमिकता दें। भौगोलिक बाधाओं को दूर करने और हाई स्पीड इंटरनेट तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सैटेलाइट इंटरनेट और वायरलेस प्रौद्योगिकियों सहित अंतिम मील कनेक्टिविटी समाधानों में निवेश करें। सामर्थ्य संबंधी पहल।
हाशिए पर मौजूद आबादी के लिए डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट सेवाओं को अधिक किफ़ायती बनाने के लिए लक्षित सब्सिडी और प्रोत्साहन लागू करें। आवश्यक ऑनलाइन सेवाओं के लिए रियायती डेटा योजनाएं, सब्सिडी वाले स्मार्टफोन और शून्य रेटिंग कार्यक्रम पेश करने के लिए निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ सहयोग करें। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम महिलाओं, ग्रामीण समुदायों और वरिष्ठ नागरिकों सहित विविध जनसांख्यिकीय समूहों को लक्षित करते हुए व्यापक डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करें। बुनियादी डिजिटल कौशल, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल नागरिकता पर अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम देने के लिए सामुदायिक केंद्रों, स्कूलों और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों का लाभ उठाएं। सामग्री स्थानीयकरण, भाषाई समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में डिजिटल सामग्री के निर्माण और प्रसार को बढ़ावा देना। उन पहलों का समर्थन करें जो स्थानीय सामग्री निर्माताओं, कहानीकारों और सांस्कृतिक संस्थानों को विविध दर्शकों के साथ जुड़ने वाली डिजिटल सामग्री का उत्पादन और साझा करने के लिए सशक्त बनाती हैं। समावेशी शिक्षा पहल, सीखने के परिणामों को बढ़ाने और छात्रों को डिजिटल युग के लिए तैयार करने के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करें। ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के स्कूलों के लिए डिजिटल शिक्षण संसाधनों, ई-पुस्तकों और शैक्षिक ऐप्स तक पहुंच का विस्तार करें। छात्रों और शिक्षकों के बीच डिजिटल प्रवाह को बढ़ावा दें। सार्वजनिक निजी साझेदारी, डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए नवीन समाधान तैयार करने के लिए सरकारी एजेंसियों, निजी क्षेत्र की कंपनियों और नागरिक समाज संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। डिजिटल बुनियादी ढांचे को तैनात करने, ई-गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी स्थापित करें। स्वास्थ्य सेवा नवाचार, वंचित आबादी तक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच बढ़ाने के लिए टेलीमेडिसिन, पहनने योग्य प्रौद्योगिकियों और रिमोट मॉनिटरिंग समाधानों का उपयोग करें। टेली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करें, डिजिटल हेल्थकेयर डिलीवरी में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करें और ग्रामीण समुदायों के बीच टेलीमेडिसिन के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। सामुदायिक सशक्तिकरण, स्थानीय स्तर पर डिजिटल समावेशन पहल को चलाने के लिए जमीनी स्तर के संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और सामुदायिक नेताओं को सशक्त बनाना। वंचित क्षेत्रों में किफायती इंटरनेट पहुंच और डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए समुदाय के स्वामित्व वाली डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सामुदायिक नेटवर्क और साइबर कैफे को बढ़ावा देना। निष्कर्ष, भारत में डिजिटल विभाजन एक बहुआयामी चुनौती है जो समग्र और समावेशी समाधान की मांग करती है। पहुंच, सामर्थ्य, कौशल, सामग्री और भागीदारी के आयामों को संबोधित करके भारत डिजिटल प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता को अनलॉक कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि डिजिटल युग में कोई भी पीछे न रहे। सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के ठोस प्रयासों के माध्यम से भारत डिजिटल विभाजन को पाट सकता है और सभी के लिए अधिक न्यायसंगत और समावेशी डिजिटल भविष्य का निर्माण कर सकता है। ऐसे समाजों में जहां जानकारी महत्वपूर्ण है, ज्ञान तक पहुंच महत्वपूर्ण है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के उदय के साथ शिक्षा को दो मुख्य चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ICT को शिक्षा प्रणालियों में प्रभावी ढंग से एकीकृत करना और यह सुनिश्चित करना कि हर कोई इन नई प्रौद्योगिकियों से लाभान्वित हो सकता है, न कि केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभिक शोध से पता चला है कि प्रौद्योगिकी तक असमान पहुंच शैक्षिक अंतराल को बढ़ा रही है। निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है ताकि प्रौद्योगिकी भौगोलिक बाधाओं को तोड़े लेकिन नई बाधाएं पैदा न करें जिससे असमानता न बढ़े। ज्ञान समाजों में एक और चिंता यह है कि शिक्षा कैसे प्रभावित होती है।
ज्ञान अर्थव्यवस्था आईसीटी के व्यापक उपयोग को प्रोत्साहित करने, वैश्विक स्तर पर शैक्षिक कार्यक्रमों का व्यापार करने और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा पर निर्भर करती है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों को चिंता है कि आईसीटी शिक्षा का व्यवसायीकरण कर सकती है। डेविड एफ. नोबल शैक्षिक परिसरों को पूंजी संचय के स्थलों में बदलते हुए देखते हैं, जहां बौद्धिक गतिविधियां विपणन योग्य उत्पादों में बदल जाती हैं। यह प्रक्रिया अनुसंधान और शिक्षा का उपभोग करती है, पाठ्यक्रमों और शिक्षण सामग्रियों को ऐसे उत्पादों में बदल देती है जिन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। जैसे जैसे ज्ञान अर्थव्यवस्था बढ़ती है, नेता ज्ञान आधारित उद्योगों के माध्यम से आर्थिक प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। नोबल ने विश्वविद्यालय के वस्तुकरण के नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डाला। शिक्षकों को तकनीकी परिवर्तनों को तेजी से अपनाने और अपने काम पर स्वायत्तता खोने के दबाव का सामना करना पड़ता है। विश्वविद्यालय अपने द्वारा उत्पादित उत्पादों के लिए बाजार बन जाते हैं। संकाय शिक्षकों और विद्वानों से अपने नियोक्ताओं के लिए कमोडिटी उत्पादकों में स्थानांतरित हो जाते हैं। विश्वविद्यालय और उद्योग सीडी-रोम, वेबसाइट या कोर्सवेयर जैसे विपणन योग्य उत्पाद बनाने के लिए साझेदारी बनाते हैं, अक्सर वितरण में संकाय की भागीदारी के बिना। लैटकेम और हैना 2002 ने पाया कि उच्च शिक्षा प्रदाताओं द्वारा नियंत्रित होने से मांग द्वारा संचालित होने में बदल रही है। यह बदलाव वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी में प्रगति, नए शैक्षणिक संस्थानों से प्रतिस्पर्धा और विश्वविद्यालयों द्वारा खुद को वित्तीय रूप से बनाए रखने की आवश्यकता के कारण है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए विश्वविद्यालय सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण जैसे लचीले समाधानों की ओर रुख कर रहे हैं। खुली और लचीली शिक्षण ओडीएल प्रणालियां भी गुणवत्ता और सीमांत पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर व्यावसायिक रूप से उन्मुख और मुख्यधारा बनने तक विकसित हो रही हैं। ज्ञान समाजों में आईसीटी बुनियादी ढांचे की पहुंच के बारे में अनुभाग में हमने सीखा कि आधुनिक समाजों में सूचना फैलाने के लिए दूरसंचार और इंटरनेट प्रौद्योगिकियां कैसे महत्वपूर्ण हैं। इंटरनेट विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वैश्विक संचार और विचार विनिमय के लिए एक विशाल मंच के रूप में कार्य करता है। यहाँ तक कि जो लोग वैश्वीकरण की आलोचना करते हैं, वे भी अपने विचारों को साझा करने और समर्थन इकट्ठा करने के लिए इंटरनेट पर भरोसा करते हैं। हालांकि जबकि इंटरनेट ज्ञान के आदान प्रदान और संचार को बढ़ावा देता है, यह मौजूदा असमानताओं को भी बढ़ाता है। डिजिटल क्रांति वैश्विक आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं को नया आकार दे रही है, जो आय के आधार पर नहीं बल्कि सूचना तक पहुंच के आधार पर विभाजन पैदा कर रही है। इससे सवाल उठता है कि जब कई लोगों के पास शिक्षा और सूचना तक पहुंच नहीं है, तो इंटरनेट प्रौद्योगिकियां ज्ञान समाज के निर्माण में कैसे योगदान दे सकती हैं? विकासशील देशों में 850 मिलियन से अधिक लोग ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी और ज्ञान के भंडार तक पहुंचने से वंचित हैं। इन देशों में गरीब कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अलग-थलग हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में प्रगति के बावजूद बाधाएं बनी हुई हैं, जो इन क्षेत्रों में ज्ञान समाजों के विकास में बाधा बन रही हैं। आईसीटी की पहुंच और उपयोग में असमानताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देशों के भीतर मौजूद हैं, जिन्हें क्रमशः अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल विभाजन और घरेलू डिजिटल विभाजन के रूप में जाना जाता है। यह चौंका देने वाले आंकड़ों द्वारा समर्थित है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में केवल 14 मिलियन फोन लाइनें हैं, जबकि अमीर देश, जो दुनिया की सिर्फ 16% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, 90% इंटरनेट होस्ट कंप्यूटरों को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा दुनिया की केवल 5% आबादी वाले उत्तरी अमेरिका में 60% इंटरनेट उपयोगकर्ता रहते हैं। ये आंकड़े विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच प्रौद्योगिकी तक पहुंच में महत्वपूर्ण अंतर को रेखांकित करते हैं।
देशों के बीच और भीतर आईसीटी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक पहुंच में बढ़ते अंतराल की एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति है। सबसे गरीब देशों सहित सभी देशों को आईसीटी तक अधिक पहुंच और उसका उपयोग मिल रहा है। हालांकि जिन देशों के पास पहले से ही बहुत सारी जानकारी है, वे अपनी पहुंच और उपयोग में बहुत तेजी से सुधार कर रहे हैं, जिससे देशों के बीच अंतर बढ़ रहा है। देशों के भीतर सभी समूहों, यहाँ तक कि सबसे गरीब लोगों को भी आईसीटी तक अधिक पहुंच मिल रही है और इसका उपयोग किया जा रहा है। लेकिन जिनके पास पहले से ही जानकारी तक पहुंच है, वे इसे बहुत तेज गति से कर रहे हैं, जिससे देशों के भीतर अंतर भी बड़ा हो गया है। यह पैटर्न टेलीफोन जैसी अन्य प्रौद्योगिकियों के साथ भी दोहराया जाता है। दुनिया भर में फोन पहुंच में बड़ा अंतर है। 1998 में वैश्विक स्तर पर प्रति 1000 लोगों पर 146 टेलीफोन थे, लेकिन दक्षिण एशिया में केवल 19 प्रति 1000 और युगांडा जैसे स्थानों में प्रति 1000 3 टेलीफोन थे। मोबाइल फोन भी इसी तरह का अंतर दिखाते हैं। 1998 में वैश्विक स्तर पर प्रत्येक 1000 में से 55 लोगों के पास मोबाइल फोन था, लेकिन दक्षिण एशिया या युगांडा में प्रत्येक 1000 में से केवल एक के पास था। आईसीटी के साथ दो मुख्य सामर्थ्य संबंधी अंतर हैं। प्रौद्योगिकी की मूल लागत और लोगों की आय की तुलना में इसकी लागत कितनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेषकर पीक आवर्स के दौरान, की तुलना में चेक गणराज्य और हंगरी में पहुंच लागत लगभग 4 गुना अधिक है। कुछ देशों को छोड़कर केवल अमीर व्यक्ति और मध्यम वर्ग के कुछ हिस्से ही पहुंच का खर्च उठा सकते हैं। विकासशील देशों में अधिकांश लोग प्रौद्योगिकी का खर्च वहन नहीं कर सकते, भले ही वह उपलब्ध हो, इसलिए बहुत से लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं। अफ्रीका में इंटरनेट के विकास में गरीबी सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि वहां इंटरनेट की मासिक लागत आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से की कमाई से अधिक है। घरेलू स्थिति को देखते हुए आईसीटी सामाजिक संदर्भों में काम करती है। देशों के भीतर आईसीटी पहुंच अंतराल पर अधिकांश रिपोर्ट नस्ल, आय, स्थान, शिक्षा, आयु और लिंग जैसे सामाजिकार्थिक कारकों पर केंद्रित हैं। भारत में वैश्वीकरण और सूचना युग ने समाजों के भीतर और उनके बीच एक विविध सामाजिक संरचना का निर्माण किया है। बहुत से लोग प्रभुत्वशाली वैश्वीकरण और ज्ञान अर्थव्यवस्था प्रक्रियाओं से बहिष्कृत होकर बाहरी बने हुए हैं। भारत का सामाजिक संदर्भ असमान संसाधन वितरण और जाति, वर्ग, जातीयता और लिंग के आधार पर विभाजन से चिह्नित है। निरक्षरता, कम आय और भौगोलिक अलगाव चल रहे सामाजिक बहिष्कार में योगदान करते हैं। समय के साथ विभिन्न डिजिटल विभाजन उभरे हैं, जिनमें अमीर और गरीब, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र, और अंग्रेजी बोलने वाले अभिजात वर्ग और गैर अंग्रेजी बोलने वाली आबादी शामिल है। ये विभाजन भारतीय राज्यों में बिजली, टेलीफोन और कंप्यूटर की पहुंच में अंतर से और अधिक प्रभावित है। जबकि कुछ शहरी क्षेत्रों को वैश्वीकरण और आईसीटी नेटवर्क से लाभ हुआ है, शहरी कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में, आईसीटी पहुंच से बाहर रखा गया है। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के पास कनेक्टिविटी के प्राथमिक रूपों तक पहुंच है, जिससे खेतीहर मजदूरों, किराएदारों, गरीब किसानों और कारीगरों जैसे हाशिए पर रहने वाले अधिकांश लोगों को उनकी शैक्षिक और आर्थिक स्थिति के कारण सूचना युग से बाहर रखा गया है। भाषा विविधता और सांस्कृतिक पहचान का महत्व। आइए इस बारे में बात करें कि सूचना युग में कुछ घटनाएं सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को कैसे प्रभावित करती हैं। संस्कृति वास्तव में महत्वपूर्ण है जब हम इस बारे में बात करते हैं कि हम कौन हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं और हम ज्ञान का उपयोग करके पैसा कैसे बनाते हैं। यह सुनिश्चित करना कि ऑनलाइन कई अलग अलग भाषाएं हैं, स्थानीय और देशी सामग्री को इंटरनेट पर डालना, और यह सुनिश्चित करना कि हर कोई ऑनलाइन हो सके, बड़े सौदे हैं।
लेकिन सुपर स्मार्ट सोसाइटी बनने की कोशिश कर रहे कुछ देशों के लिए भाषा एक बड़ी समस्या है। हर दिन 2 मिलियन से अधिक नए पेज ऑनलाइन होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर चीजें अंग्रेजी में हैं और दुनिया में उससे कहीं अधिक लोग अंग्रेजी बोलते हैं जो अंग्रेजी नहीं बोलते। इसके अलावा विकासशील देशों में बहुत से लोग अच्छी तरह से पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए भले ही उनकी भाषा में ऑनलाइन सामान मौजूद हो, वे उसे नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब यह है कि जो लोग पढ़ सकते हैं और आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, उन्हें उन गरीब लोगों की तुलना में बहुत अधिक फायदा है जो इसे अच्छी तरह से पढ़ या उपयोग नहीं कर सकते हैं। और यह उचित नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि गरीब लोगों की आवाज और चिंताएं बड़ी वैश्विक बातचीत में नहीं सुनी जाती हैं। चिंतन और क्रिया 25.4। क्या आपको लगता है कि भारत में अनेक भाषाओं का अस्तित्व भारत में ज्ञान आधारित समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा? स्थिति पर काबू पाने के लिए कुछ उपाय सुझाएं। शीर्षक: भाषाई विविधता को अपनाना, भारत में ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देना। भारत भाषाओं की अपनी समृद्ध टेपेस्ट्री के साथ एक अद्वितीय भाषाई परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करता है जो दुनिया में कहीं भी अद्वितीय नहीं है। यह भाषाई विविधता भारत की बहुसंस्कृतिवाद का प्रमाण है और इसके जटिल सामाजिक ताने-बाने के प्रतिबिंब के रूप में कार्य करती है। हालांकि इस विविधता के जश्न के बीच एक प्रासंगिक सवाल भी है: क्या भारत में कई भाषाओं का अस्तित्व ज्ञान आधारित समाज के विकास में बाधा डालता है? इस प्रश्न की खोज में भाषा, शिक्षा और सामाजिक विकास की गतिशीलता में गहराई से जाना अनिवार्य हो जाता है। इसके अलावा ऐसी रणनीतियों का प्रस्ताव करना आवश्यक है जो ज्ञान सृजन और प्रसार के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए भाषाई विविधता को अपनाएं। भारत में भाषाई विविधता को समझना। भारत भाषाओं की एक चौंका देने वाली श्रृंखला का घर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं को मान्यता देती है। इनके अलावा देश भर में हजारों बोलियां और स्थानीय भाषाएं बोली जाती हैं। यह भाषाई विविधता भारत के इतिहास, संस्कृति और भूगोल से गहराई से जुड़ी हुई है। प्रत्येक भाषा एक अद्वितीय विश्व दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विरासत और सांप्रदायिक पहचान को समाहित करती है। भाषाई विविधता द्वारा उत्पन्न चुनौतियां। जबकि भाषाई विविधता सांस्कृतिक समृद्धि का एक स्रोत है, यह विशेष रूप से शिक्षा और ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है। कई भाषाओं के सहअस्तित्व से अक्सर भाषाई विखंडन होता है, जिससे प्रभावी संचार और ज्ञान के आदान प्रदान में बाधा आती है। यह विखंडन एकीकृत ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। ज्ञान आधारित समाज पर संभावित प्रभाव। ज्ञान आधारित समाज में सूचना और विचारों का निर्बाध प्रवाह सर्वोपरि है। भाषा उस माध्यम के रूप में कार्य करती है जिसके माध्यम से ज्ञान प्रसारित होता है, और इस प्रक्रिया में कोई भी बाधा सामाजिक प्रगति को कमजोर कर सकती है। भारतीय संदर्भ में कई भाषाओं के अस्तित्व में ज्ञान नेटवर्क को खंडित करने, भाषाई सीमाओं के पार सहयोग और नवाचार को बाधित करने की क्षमता है। इसके अलावा भाषाई असमानताएं सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ज्ञान तक पहुंच भाषा दक्षता पर निर्भर हो जाती है। भाषाई चुनौतियों पर काबू पाने की रणनीतियां। ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देते हुए भाषाई विविधता को अपनाने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत की भाषाई विविधता से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए नीचे कुछ रणनीतियां दी गई हैं। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना। मातृभाषा आधारित शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए स्कूलों और विश्वविद्यालयों में बहुभाषी शिक्षण वातावरण शुरू करने का प्रयास किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल भाषाई विविधता को संरक्षित करता है, बल्कि संज्ञानात्मक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण को सुविधाजनक बनाकर सीखने के परिणामों को भी बढ़ाता है।
अनुवाद प्रौद्योगिकियों का विकास। भाषा अनुवाद प्रौद्योगिकियों में निवेश विभिन्न भाषाओं में सामग्री के अनुवाद की सुविधा प्रदान करके भाषाई विभाजन को पाट सकता है। जटिल पाठों का सटीक अनुवाद करने में सक्षम परिष्कृत अनुवाद उपकरण विकसित करने के लिए मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाया जा सकता है। भाषा सीखने को प्रोत्साहित करना। व्यक्तियों को कई भाषाएं सीखने के लिए प्रोत्साहित करना भाषाई सद्भाव को बढ़ावा दे सकता है और अंतर सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा दे सकता है। भाषा सीखने की पहल को कम उम्र से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में एकीकृत किया जाना चाहिए, जिसमें परिप्रेक्ष्य को व्यापक बनाने और संचार कौशल को बढ़ाने के साधन के रूप में भाषाई विविधता के मूल्य पर जोर दिया जाना चाहिए। बहुभाषी ज्ञान प्लेटफॉर्म बनाना। कई भाषाओं में ज्ञान संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्थापित करना जानकारी का लोकतंत्रीकरण कर सकता है और विविध भाषाई पृष्ठभूमि से व्यक्तियों को सशक्त बना सकता है। ये प्लेटफॉर्म भाषाई बाधाओं को पार करते हुए सहयोगात्मक शिक्षण, अनुसंधान और ज्ञान के आदान प्रदान के केंद्र के रूप में काम कर सकते हैं। स्वदेशी भाषाओं का समर्थन। वैश्वीकरण और सांस्कृतिक एकरूपीकरण के कारण स्वदेशी भाषाएं अक्सर विलुप्त होने के खतरे का सामना करती हैं। दस्तावेजीकरण, पुनरुद्धार कार्यक्रमों और समुदायाधारित पहलों के माध्यम से स्वदेशी भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। इन भाषाओं में अंतर्निहित स्वदेशी ज्ञान प्रणालियां अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो समाज के सामूहिक ज्ञान आधार को समृद्ध करती हैं। भाषाई अनुसंधान में निवेश। भाषा विज्ञान और भाषा नीति में वित्त पोषण भाषाई विविधता के प्रबंधन के लिए साक्ष्य आधारित रणनीतियों को सूचित कर सकता है। अनुसंधान प्रयासों को भाषा परिवर्तन, भाषा रखरखाव और भाषा दृष्टिकोण की गतिशीलता को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे भाषाई समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने वाली नीतियों की जानकारी मिल सके। नीतिगत हस्तक्षेप। भाषाई विविधता को बढ़ावा देने और एकीकृत ज्ञान आधारित समाज को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने वाली भाषा नीतियां बनाना आवश्यक है। इन नीतियों में भाषाई विरासत के संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, साथ ही अंतर्भाषाई संचार और ज्ञान प्रसार को भी सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। निष्कर्ष। निष्कर्षतः भारत की भाषाई विविधता ज्ञान आधारित समाज की तलाश में शक्ति का स्रोत और चुनौती दोनों है। जबकि भाषाई विखंडन सूचना और विचारों के प्रवाह को बाधित कर सकता है, सक्रिय उपाय सामाजिक ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र को समृद्ध करने के लिए भाषाई विविधता की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देकर, अनुवाद प्रौद्योगिकियों में निवेश करके, भाषा सीखने को प्रोत्साहित करके, बहुभाषी ज्ञान मंच बनाकर, स्वदेशी भाषाओं का समर्थन करके, भाषाई अनुसंधान में निवेश करके और साक्ष्य आधारित भाषा नीतियों को लागू करके भारत ज्ञान के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए भाषाई विविधता की जटिलताओं से निपट सकता है। निर्माण एवं प्रसार। नौकरी की पहुंच में विभाजन। आज की तेजी से बढ़ती तकनीकी प्रगति के साथ वैश्वीकरण की दुनिया में वैश्विक अर्थव्यवस्था में देशों की भागीदारी और इससे उन्हें मिलने वाले लाभों के बीच एक उल्लेखनीय अंतर है। यह अंतर देशों के भीतर व्यक्तियों और व्यवसायों तक भी फैला हुआ है। विभिन्न आय समूहों के बीच सभ्य रोजगार और आय की पहुंच में असमानताएं बढ़ रही हैं। आमतौर पर कम शिक्षा और प्रशिक्षण वाले लोग आर्थिक बदलावों में नुकसान में रहते हैं, जबकि समाज समग्र रूप से विकास के उच्च स्तर की ओर बढ़ते हैं, खासकर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्थाओं में। ज्ञान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच व्यक्तियों और राष्ट्रों दोनों के लिए उभरते आर्थिक अवसरों का लाभ उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैश्वीकरण, संचार और परिवहन लागत में कमी के साथ साथ अधिक खुली राजनीतिक सीमाओं के साथ कुशल व्यक्तियों, जिन्हें अक्सर ज्ञान कार्यकर्ता कहा जाता है, के लिए सीमाओं के पार जाना आसान बनाता है। यह प्रवृत्ति अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए एक वैश्विक बाजार तैयार कर रही है, जहां उच्च शिक्षा स्तर वाले लोगों के भाग लेने की सबसे अधिक संभावना है।
कम विकसित देशों से अधिक विकसित देशों की ओर कुशल व्यक्तियों के इस आंदोलन के परिणामस्वरूप प्रतिभा पलायन हो सकता है, जहां विकासशील देश अपने सर्वोत्तम दिमागों की सेवा खो देते हैं। धनवान राष्ट्र अनुसंधान और विकास R&D को बढ़ावा देने, उन्नत प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने और युवा स्नातकों और पेशेवरों की भर्ती करने वाली नीतियों के माध्यम से उच्च प्रशिक्षित व्यक्तियों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। OECD आर्थिक सहयोग और विकास संगठन से संबंधित देश विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिए नौकरी के अवसर बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने फर्मों द्वारा अनुसंधान एवं विकास खर्च के लिए कर प्रोत्साहन के साथ साथ अनुसंधान और विकास के लिए वित्त पोषण में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की। अमेरिकी स्नातक स्कूलों में विज्ञान और इंजीनियरिंग के छात्रों का एक बड़ा हिस्सा विदेश से आता है, जो अमेरिकी नौकरी बाजार में कुशल व्यक्तियों की एक महत्वपूर्ण आमद का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से कई छात्रों ने अपनी प्राथमिक शिक्षा और डिग्री अपने घरेलू देशों में प्राप्त की, जिसकी लागत रोजगार के देश के बजाय उनके मूल देशों द्वारा वहन की जाने की संभावना है। उन्नत अर्थव्यवस्थाएं सीमित अवसरों और राजनीतिक अस्थिरता वाले देशों से सक्रिय रूप से कुशल पेशेवरों की भर्ती कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ के सदस्य, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देश वीजा नियमों को आसान बनाकर और विशेष रूप से प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में विदेशी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए पहल शुरू करके अच्छी तरह से प्रशिक्षित व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए वैश्विक नौकरी बाजार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि अधिक लोग अपने कौशल के साथ घूम रहे हैं, जिससे प्रतिभा पलायन नामक समस्या पैदा हो रही है। यह कई देशों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, खासकर उनके लिए जो अभी भी विकास कर रहे हैं। प्रतिभा पलायन तब होता है जब कुशल लोग अपना देश छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें या तो हटा दिया जाता है या किसी अन्य स्थान पर खींच लिया जाता है। यह वास्तव में किसी देश की चीजों को अच्छी तरह से चलाने, व्यवसायों को प्रबंधित करने और महत्वपूर्ण उद्योगों को चालू रखने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, शीर्ष भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से बहुत सारे स्नातक दूसरे देशों में काम करते हैं। उपसहारा अफ्रीका में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में केवल कुछ प्रतिशत लोग ही कॉलेज जाते हैं, लेकिन उन्नत डिग्री वाले कई अफ्रीकी विदेश में रहने लगते हैं या विदेश में पढ़ाई करते हैं। यह प्रतिभा पलायन की बात नई नहीं है, लेकिन यह अब और अधिक हो रही है क्योंकि प्रौद्योगिकी और ज्ञान बहुत मूल्यवान है। आप कहाँ देखते हैं, इसके आधार पर प्रतिभा पलायन अच्छा या बुरा हो सकता है। लेकिन विकासशील देशों के लिए यह आम तौर पर बुरी खबर है। वे कुशल पेशेवरों को खो देते हैं जो गरीबी कम करने जैसे वहां रहने वाले लोगों के लिए चीजों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। निष्कर्ष: यह भाग ज्ञान समाज के बारे में 3 अलग-अलग कोणों से बात करने का प्रयास करता है। इसके पीछे के विचार, वास्तविक जीवन के साक्ष्य और इसके बारे में लोगों के सिद्धांत। जब हम अवधारणा को देखते हैं तो हम सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या इसे ज्ञान आधारित समाज कहना वास्तव में समझ में आता है, क्योंकि सभी समाज किसी न किसी तरह से ज्ञान पर भरोसा करते हैं। हम यह भी आलोचना करते हैं कि ज्ञान का विचार कितना अस्पष्ट हो सकता है। सैद्धांतिक स्तर पर प्रौद्योगिकी और प्रगति कैसे जुड़े हुए हैं, इसके बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रौद्योगिकी सभी के लिए सब कुछ बेहतर बना देगी, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह मौजूदा असमानताओं को और भी बदतर बना देती है। फिर ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में तकनीक की परवाह नहीं करते बल्कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है इसकी परवाह करते हैं। उनका मानना है कि अगर हम प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी की समान रूप से मदद करने के लिए करें,
तो यह सभी के लिए अच्छा हो सकता है। वास्तविक दुनिया में हम उन लोगों के बीच अंतर पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनके पास डिजिटल ज्ञान तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है। हम देखते हैं कि देशों के बीच वे कितने अमीर हैं इसके आधार पर और देशों के भीतर लोग कहाँ रहते हैं, उनकी जाति, उनके पास कितना पैसा है और वे कितने शिक्षित हैं जैसी चीजों के आधार पर बड़े अंतर हैं। इस सब से हम देखते हैं कि ज्ञान आधारित समाज के लिए बड़ा सवाल यह है कि क्या यह वास्तव में सभी के लिए चीजों को उचित बना सकता है, यह देखते हुए कि ज्ञान एक ऐसी चीज है जिस तक हर किसी की पहुंच होनी चाहिए।